सेंट्रल कैबिनेट की, जिसे हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के नाम से जानते हैं, इनका किस विधि द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है हमारे भारत देश में। और इसके अलावा हम बात करेंगे अनुच्छेद 74 और 75 की, और उसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बात करेंगे, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। और उसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे कि मंत्रिपरिषद की संरचना क्या है, मंत्रिपरिषद की संरचना। ये 4 जो हेडिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक किसी भी संविधान में, संविधान का संशोधन करने के लिए जो हमारी सरकार है, संसद के जो दोनों सदनों द्वारा चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, वो हमारे संसद के कैबिनेट मिनिस्टर माने जाते हैं, जिसे हम मंत्री परिषद का नाम देते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, वैसे सभी को पता है जो भारत देश का राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वो हमारा भारत देश का प्रथम नागरिक होता है और राज्यों का प्रमुख होता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री की, जो प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के हैं, ये सरकार का प्रमुख भाग हैं, यानी इन्हें सरकार का प्रमुख कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव या डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं प्रधानमंत्री को, जैसा कि मैंने कल वीडियो में देखा था। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है दोस्तों, इनका जो सिलेक्शन किया जाता है, वो जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्री पद की शपथ करता है। ये ऐसा अनुच्छेद 75 में देखा गया है दोस्तों। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है दोस्तों, ये राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए जो 15% का से ज़्यादा पर 15% से ज़्यादा का मनोनीत नहीं किया जाता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को मिला के, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है दोस्तों, वो हमारे मंत्रिपरिषद का प्रधान अधिकारी होता है। हमारे जो मंत्रिपरिषद है उसका जो कार्यकारी अधिकारी है, प्रधान है, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है दोस्तों। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, जो दोनों राज्यसभा और लोकसभा से 15% से ज़्यादा की नियुक्ति जो केंद्रीय परिषद में नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे सेंट्रल कैबिनेट के नाम से जानते हैं। सेंट्रल कैबिनेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। सेंट्रल कैबिनेट के नाम से ही जानते हैं क्योंकि इनके द्वारा जो रूल और रेगुलेशन बनाया जाता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति के पास जाता है और इसके लिए उच्च न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये गोपनीय रखा गया है। जो उच्च न्यायालय है, इस पे कोई सवाल और जवाब नहीं कर सकता है, कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता है, कोई जांच नहीं कर सकता है। ये सब चीज़ें जो है, जो गोपनीय है, वो जो कैबिनेट द्वारा बनाए जाते हैं, कोई भी विधि है, कोई कानून है, वो डायरेक्ट जो अप्रूवल होने के लिए हमारे राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति उसको अप्रूवल करते हैं, अप्रूवल करने के लिए बाध्यकारी होते हैं। किसी तरह का अगर संशोधन रहता है तो फिर वो मंत्रिपरिषद में फिर से संशोधन के लिए भेज देते हैं दोस्तों। इसीलिए जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय को ये पावर नहीं है कि वो इनके बीच जो चर्चाएं होती हैं, जो विधि और कानून बनाए जाते हैं मंत्रिपरिषद में और राष्ट्रपति के बीच जो चर्चाएं होती हैं, इसको जांच करने के लिए अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया गया है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 की। जो अनुच्छेद 74-75 है दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 74 की। इसके अलावा 74-75 के अलावा भी 77 है एंड 88 है दोस्तों। ये भी साथ में हम अनुच्छेद को हम चर्चा करते चलेंगे। जो अनुच्छेद 74 है दोस्तों, ये हमारे भारत देश में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को परामर्श की, कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है। अगर किसी भी संविधान की या कुछ संशोधन करना है या ऐसे कुछ जो विधेयक है उनको पास करने के लिए
ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, जो हमारे देश में प्रधानमंत्री की सहायता से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जो राष्ट्रपति है वो हेल्प लेता है, मदद लेता है कोई रूल और रेगुलेशन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। दोस्तों ये हुआ अनुच्छेद 74, क्योंकि 74 के अंदर जो हमारा मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के जो भी विधि होते हैं, जो कानून होते हैं, विधेयक होते हैं, उस ये डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास जाते हैं और वहाँ पे कंसल्टेंसी है, जो जवाबदेही है, जवाबदारी है, जो कानून है उसके बारे में बात कर सकते हैं। और इनके बीच पे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है उसको जांच करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसीलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75 की। जो आर्टिकल 75 है दोस्तों, इसके तहत जो हमारे मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं, क्योंकि जो सेंट्रल में आ गया है दोस्तों, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक जो संविधान में हमारे जो राजनीतिक और प्रशासनिक हैं, इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो पावर है वो कैबिनेट मिनिस्टर के पास है, सेंट्रल मिनिस्टर के पास है दोस्तों। इसीलिए जो 74 है, 75 है, 74, 75 आर्टिकल 75 है, अनुच्छेद 35, इसमें ये मेंशन किया गया है दोस्तों। ये संशोधन किया गया था कि 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम में, तब ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 75 है दोस्तों, ये जो हमारे जो राज्यसभा और लोकसभा हैं, इसके तहत जो 15% से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री नहीं हो सकते हैं। तो जिस सदस्य को मंत्री बनने के लिए, जिस सदस्य को मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति के पास में, वो सदस्य मंत्री बन जाता है दोस्तों। कोई भी सदन है, सदन दो हमारे यहाँ पे 2 प्रकार का सदन है दोस्तों। सदन 2 प्रकार का है, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। तो आर्टिकल 35 ये कहता है कि कोई भी सदन का कोई भी सदस्य है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनना चाहता है या बनने के लिए जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करेगा, वो वही सदस्य जो मंत्री पद पर यानी कि मंत्रिपरिषद का मंत्री बन पाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारे हम भारत देश में, तो जो मंत्री होते हैं, जो मंत्रियों की श्रेणी है वो 3 श्रेणियां हैं। कैबिनेट मिनिस्टर की है, और जो कैबिनेट मिनिस्टर में केवल वो मंत्री मंडल आता है दोस्तों। कैबिनेट जो हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, तो उसके अंदर केवल कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एक राज्य मंत्री होता है, दूसरा होता है उप राज्य मंत्री। तो ये 3 होते हैं। 3 हमारे यहाँ 3 श्रेणी रखा गया है मिनिस्टर की, और इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है दोस्तों। अभी हम बात कर रहे हैं 75 की। तो जो भी शख्स की या जिस बंदे को जो प्रधानमंत्री है, कोई सदस्य है, उसका जो है जो राष्ट्रपति के पास में सिफारिश करता है, तो वो सदस्य मंत्री बन जाता है। और इसके बाद में दोस्तों अगर कोई मंत्री है, अगर कोई मंत्री अब जो अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 1 जो संविधान संशोधन है उसके तहत अगर उसका उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है, जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य वो प्रधान है, वो त्यागपत्र दे देता है। या तो जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री सिफारिश करता है राष्ट्रपति के पास, तो वो बर्खास्त कर सकता है। बर्खास्त में और त्यागपत्र में क्या अंतर है दोस्तों? जो बर्खास्त होता है, बर्खास्त में और त्यागपत्र में, त्यागपत्र देने से एक मंत्री नहीं विघटित होगा, बाकी पूरी जो सदन है, जो मंत्रिपरिषद का पूरा सदन है, वो पूरा का पूरा विघटित हो जाएगा, पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो अगर भारत देश का हमारा जो प्रधानमंत्री है, वो उस मंत्रिपरिषद को, कैबिनेट मिनिस्टर को भी त्यागपत्र दे देता है, तो पूरा का पूरा मिनिस्टर वहाँ पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अभी 77 की और 78 की। जो 78 है दोस्तों, हमारे यहाँ आर्टिकल 78 और आर्टिकल 77,
इसमें जो आर्टिकल 77 है दोस्तों, ये जितने भी कार्यकारी शक्तियां हैं हमारे देश में, जितने भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो सभी राजनीतिक और प्रशासनिक सभी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ हैं, ऐसा आर्टिकल 77 में लिखा गया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स 88 की। जो आर्टिकल्स 88 है दोस्तों, इसमें जो सदस्य हैं आर्टिकल्स 88 में इनकी जो सिफारिशें हैं, जो सिफारिश इनकी हैं, वो जो सिफारिश की जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इनको मंत्री पद ग्रहण करने के लिए, मंत्री पद ग्रहण करने के लिए इनको जो सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, इनको मंत्री पद बनने के लिए, मंत्री पद पाने के लिए राष्ट्रपति के पास इनका सिफारिश करके इनको मंत्री बनाया जाता है, ऐसा आर्टिकल 88 में दिया गया है दोस्तों। अब मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। जो हमारे भारत देश में जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा होती है, संसद लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो नियुक्ति होगी वो जितनी भी लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं दोस्तों, अगर वो हमारे यहाँ भारत देश में जो लोकसभा हैं उनका 1/3 होगा, यानी 100 मतलब 10% होगा, उनका 10% ही जो मंत्री पद है, जो नियुक्ति है मंत्रिपरिषद है, 10% ही जितना हमारा लोकसभा में है, लोकसभा में जितनी संख्या है, जितने भी सदस्य हैं, उनका 10% ही केवल मंत्री पद पा सकते हैं, मंत्री पद पा सकते हैं। और ये मंत्री पद पाने के लिए वही सेम चीज है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति के पास सिफारिश करेगा, सिफारिश करने के बाद उस मंत्री को, उस सदस्य को मंत्री पद मिल जाएगा। बर्खास्त होने के लिए अगर जो मंत्रिपरिषद है पूरा का पूरा विघटित हो जाने से, अगर त्यागपत्र देने से पूरा विघटित हो जाता है और वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों, कोई भी मंत्री है जो हमारे यहाँ मंत्री होते हैं, इनके लिए भी अलग प्रावधान किया गया है हमारे लोकसभा के अंदर, क्योंकि ये मंत्री हमारे भारत देश में अलग अलग प्लेसेस से चुनकर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होते हैं और उसके बाद फिर इनका मंत्री परिषद में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। ये होता है बहुमत के हिसाब से, बहुमत, क्योंकि जो बहुमत होता है लोकसभा की वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 100 लोग में 10 लोग केवल मंत्री पद पर नियुक्त हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जो हमारे भारत देश में मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद की संरचना है इसमें कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री, यानी कि कैबिनेट मंत्री रखा गया है, कैबिनेट मंत्री, और दूसरा है दोस्तों राज्य मंत्री, और जो तीसरा है दोस्तों यह है उप राज्य मंत्री। इनका अलग अलग पे स्केल है, पे स्केल होता है और शपथ ग्रहण भी कराया जाता है दोस्तों। 3 श्रेणियों में हमारे मंत्रिपरिषद को डिवाइड किया गया है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं दोस्तों, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके पास सेंट्रल का, यानी केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग सेंट्रल कैबिनेट के पास रहता है और इनकी संख्या 15 से 20 होती है। ये एक लघु निकाय के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, उसमें 60 से 70 लोग दोस्तों, मंत्रिपरिषद में 60 से 70 लोग रहते हैं। ये एक बड़ा निकाय है और ये एक छोटा निकाय है जो कैबिनेट मिनिस्टर है। ये मंत्रिपरिषद है दोस्तों, इसे मंत्री परिषद बोलते हैं। मंत्रिपरिषद में 60 से 70 लोग होते हैं। अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो जो मंत्रिमंडल है इसमें 15 से 20 लोग रहते हैं दोस्तों। इनको जो शक्तियां दी गई हैं, इनको कागजों में दी गई हैं। केंद्रीय शक्ति, जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद हैं, इनको जो शक्तियां दी गई हैं वो कागजों में दी गई हैं दोस्तों, कागजों में दी गई हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल के पास है, इनकी जो शक्तियां हैं दोस्तों, वो मंत्रिपरिषद को यूज करके ही और आगे जो संविधान है, कार्यकारी विधियां हैं, उनको और आगे बढ़ाना है। ऐसा मंत्रिपरिषद के पास
जो मंत्रिमंडल के पास शक्तियां दी गई हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो मंत्रिमंडल में आते हैं, और जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं उसमें, और राज्य मंत्री भी होते हैं और उप राज्य मंत्री होते हैं। इसके अलावा सचिव भी निर्धारित किया गया था राजीव गांधी के टाइम में, उस समय बर्खास्त किया गया, विस्तार कर दिया गया था, फिर बर्खास्त कर दिया गया, उसके बाद अभी तक कोई सचिव नहीं बना है दोस्तों। अभी तक जो भारत देश में कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर दोस्तों बहुत ही अहम मंत्रालय रखे गए हैं, जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया और रेलवे हो गया, जो बहुत बड़े बड़े से हैं। ये जो संसाधन हैं ये सब रक्षा मंत्रालय, ये सभी जो मंत्रालय रखे गए हैं कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर रखे गए हैं दोस्तों। और बाकी के जो अन्य मंत्रालय हैं जिसको वरिष्ठतम मंत्री के नाम से जानते हैं, और अन्य जो न्यायालय हैं ये सब भी राज्य मंत्री और उप मंत्री के अंदर रखा गया है दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।